नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेपज़ैप पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षा में आते हैं, उस हिसाब के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तो आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे अभी फिलहाल आपको कोर्ट एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज है वो रनिंग में चल रही है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक और फॉलो नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग वीडियोज है, वो सभी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ग्रेटर नोएडा, जो कि कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किया गया जो यूपी के शेर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगर हम बात करें इस डेटा सेंटर की, तो दोस्तों इस डेटा सेंटर का एक नाम रखा गया है और उसका नाम रखा गया है योटा D1। क्या नाम रखा गया है? योटा D1 इस डेटा सेंटर का नाम रखा गया है। और जो हीरानंदानी ग्रुप है, ग्रुप का नाम भी याद रखना पूछ लेता है कभी कभी, हीरानंदानी ग्रुप, इसके द्वारा ये 250 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया गया है। दोस्तों, इस डेटा सेंटर की हमें हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो भारत में जो डेटा की खपत है वो बहुत ज्यादा है। कितनी है? लगभग 30% डेटा की खपत विश्व की भारत में है। लेकिन अगर हम बात करें डेटा के स्टोरेज के बारे में, तो केवल वो स्टोरेज, यानी कि हम जगह जिसको बोल सकते हैं, वो केवल 2% है। तो उस हिसाब से हमारे देश में डेटा के स्टोरेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इस डेटा सेंटर के ओपन होने से इस क्षेत्र में, यानी कि डेटा के स्टोरेज में वृद्धि जरूर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, टीबी, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक प्रकार की बीमारी है, हिंदी में इसे तपेदिक कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि 2020 की तुलना में 2021 में 4.5% की वृद्धि हुई है इस बीमारी को लेकर। अगर हम बात करें कि WHO ये रिपोर्ट तैयार कैसे करता है, तो दोस्तों जितने भी देश है, मान लो ये 4 देश है, हर देश का अपना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। ये सभी अपनी अपनी जो टीबी की रिपोर्ट है ये भेजते हैं WHO को। किसको भेजते हैं? WHO को। और इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर WHO है जो एक ग्लोबल रिपोर्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? ग्लोबल रिपोर्ट तैयार करता है। किसकी? टीबी के आंकड़ों की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, जमशेद जे ईरानी, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और जिन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का स्टील मैन, यानी कि स्टील मैन ऑफ इंडिया। स्टील का ये कारोबार करते थे। दोस्तों, आप सभी ने टाटा स्टील का नाम तो जरूर सुना होगा। स्टील के क्षेत्र की बहुत ही बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। इन्हीं के संस्थापकों में से एक थे जमशेद जे ईरानी। अगर हम बात करें जमशेद जे ईरानी की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने काम के लिए 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वारा नाइटहुड का पुरस्कार दिया गया, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके अलावा अगर हम बात करें, साल 2007 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार साल 2007 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया। देखते हैं, ये है हमारे जो जमशेद जे ईरानी, बहुत ही अच्छे व्यवसायी और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया के बोगोर में, कहाँ पे? इंडोनेशिया में बोगोर एक जगह है, वहां पर पहले भारत और आसियान के बीच जो स्टार्टअप महोत्सव हुआ है उसका आयोजन किया गया। दोस्तों, इस महोत्सव में भारत के स्टार्टअप्स को आसियान के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि भारत के समग्र विकास के लिए सहयोग प्रदान करना और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अवसरों का सृजन करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले ये उस आयोजन की कुछ झलकियां हैं जो आप इमेज में देख सकते हैं। अगला सवाल,
हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने बाघों की रक्षा करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 1973 में। कौन सा प्रोजेक्ट था? उसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। उसी के तहत हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रानीपुर को। रानीपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रानीपुर यूपी के चित्रकूट जिले में स्थित है और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? चौथे नंबर का ये यूपी का टाइगर रिजर्व है। इससे पहले यूपी में दूधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। दोस्तों राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जरूर गौर कर लेना। कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये राइटिंग भी इस पे सही होती जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा यूपी में जो पहले 3 थे उनका नाम है दूधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो 53वां है तो इस इम्पोर्टेंट जो है वो 52 नंबर भी इम्पोर्टेंट है और 51 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो वो बना था रामगढ़ विषधारी। कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है राजस्थान के बूंदी में। और अगर हम बात करें 51वां कौन सा था तो उसका नाम है मेघमलई। क्या नाम है? मेघमलई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हालांकि यूपी में शेरों की जो संख्या है वहां पे बहुत अच्छी खासी शेरों की संख्या है, इसीलिए वहां पे अलग अलग टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इसी के साथ ये देखिए शेर जो है वो उछलता कूदता कोने में आके बैठ गया, क्योंकि यूपी का जो एक शेर है सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वही बहुत काफी है और उस शेर के सामने ये शेर कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की ममता दीदी, हाँ दोस्तों खेला होबे वाली ममता दीदी, इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था लक्ष्मी भंडार योजना। दोस्तों इस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है और ये जो पुरस्कार है ये इस योजना को मिला है महिला एवं बाल विकास श्रेणी में। अगर हम बात करें लक्ष्मी योजना के बारे में तो इस इमेज के माध्यम से आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो दोस्तों लक्ष्मी भंडार योजना इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1 सितंबर से। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कब से हुई, 1 सितंबर 2021 से शुरुआत हुई थी। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो परिवार की जो महिला मुखिया होगी अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसे 500 रुपए महीना देगी और अगर वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है तो 1000 रुपए महीने का अनुदान बंगाल की जो ममता दीदी की सरकार है उनके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इन्होंने बंगाल में तो खेला कर ही दिया और अब महिलाओं के कल्याण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा खेला कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव का आयोजन चल रहा है जिसका नाम है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो एक जिला है जिसका नाम है डोडा। क्या नाम है? डोडा जिले के सिवनोट इलाके में ये महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एक स्पोर्ट्स होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें आपके जो खतरों के खिलाड़ी हैं कुछ उस प्रकार के स्पोर्ट्स किए जाते हैं और उसी के तहत आता है ये रिवर राफ्टिंग। दोस्तों ये जो रिवर राफ्टिंग है इससे पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा ऐसा इनका मानना है और मिलता भी है, क्योंकि दोस्तों खतरों से खेलने का शौक आजकल युवाओं और युवतियों में बहुत आ गया है। तो देखते हैं कि रिवर राफ्टिंग होती क्या है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक नाव में बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये नैया को पार कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैया है ये शांत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत जल सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले SSC एग्जाम्स में आज का ये जो सेशन है इसी में से आपको एक वीडियो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं भारत जल सप्ताह की। तो दोस्तों जल संरक्षण के लिए हर साल मनाया जाता है भारत जल सप्ताह और इस साल ये बनाया जाएगा 1 से लेके 5 नवंबर तक। कब से कब तक? 1 से लेके 5 नवंबर तक ये सब भारत जल सप्ताह मनाया जाएगा। इस इमेज के माध्यम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये भारत जल सप्ताह का 7वां संस्करण है जो 1 से लेके 5 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा। दोस्तों कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा अभी हमने बात की थी कहाँ पे है स्थित? यूपी में। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं उनको क्या है बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये जो ग्रेटर नोएडा है ये किसका पार्ट है। तो दोस्तों आप 100% निश्चिंत रहिए, ये जो नोएडा है ये यूपी का ही पार्ट है।
उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूक्ष्म वन बनाने के लिए किस विभाग द्वारा हरित पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई पहल, कोई योजना शुरू की जाती है और उनका एक अलग से पूरा मीनिंग होता है और उनको पूरा शॉर्ट कर दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम आंसर से पहले इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इस हरित का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इस हरित का फुल फॉर्म है हरियाली। एच से हो गया हरियाली, ए से हो गया अचीवमेंट। क्या हो गया? अचीवमेंट। दोस्तों राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरूर गौर करना। हरियाली, अचीवमेंट, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। दोस्तों हरियाली की फुल फॉर्म क्या हो गई? हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो दोस्तों नाम से आपको समझ आ गया होगा कि किस विभाग ने ये शुरू की है। तो दोस्तों आयकर विभाग ने सूक्ष्म वन बनाने के लिए ये शुरुआत की है। दोस्तों आयकर विभाग कैसे इस पर अमल करेगा? तो दोस्तों आयकर विभाग की जितनी भी बिल्डिंग्स है ये वहां पे आसपास में अपने पौधे लगाएंगे। अगर वहां पे थोड़ी जगह इनको एक्स्ट्रा मिलती है तो वे वहां पे हरियाली फैलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने व्हाट्सएप पर टिकट सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में बेंगलोर का जो मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और अपने प्रकार की ये पहली शुरुआत है ट्रांजिट सेवा में। दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि अब आपको मेट्रो का टिकट बुक कराने के लिए ना तो स्टेशन जाना पड़ेगा, ना इसकी कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ना ही किसी साइट पर जाना पड़ेगा। आपको केवल करना इतना है कि इन्होंने अपना एक नंबर जारी किया है। आपको इस नंबर पर केवल हाय मैसेज करना है। जैसे ही आप हाय मैसेज करोगे आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको टिकट बुक करना है, आपको अपना जो डेली ट्रेवल पास है उसका रिचार्ज करना है। इसके अलावा 1-2 ऑप्शन दो और जो अदर है वो आ जाएंगे। दोस्तों इस नंबर पे जैसे ही आप रिप्लाई करोगे आप अपना टिकट बुक करवा सकते हो और ये जो टिकट है ये आपको मिलेगा क्यूआर के रूप में। कैसे मिलेगा? क्यूआर के रूप में ये टिकट मिलने वाला है। जब भी आपको यात्रा करनी है आप मेट्रो स्टेशन पर जाइए और वहां पे क्यूआर स्कैन कीजिए, फिर आपका टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जो चैट बॉक्स जिसका यूज कर रही है बेंगलोर मेट्रो कॉर्पोरेशन, इसका आपको नाम जरूर ध्यान में रखना है। इसका नाम है नम्मा। क्या नाम है? नम्मा चैट बॉट ये यूज कर रही है व्हाट्सएप पर टिकट खरीदने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नाटक राज्योत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है कर्नाटक राज्योत्सव दिवस। दोस्तों दक्षिण भारत के जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र थे उनका विलय करके 1 नवंबर 1956 को, दोस्तों तारीख याद रखना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी आपको पूछ सकता है। 1 नवंबर 1956 को एक राज्य का निर्माण किया गया जिसे नाम दिया गया था मैसूर। क्या नाम दिया गया था? मैसूर। लेकिन 1 नवंबर 1973 को इसी मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक। क्या नाम कर दिया गया? कर्नाटक इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसने ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई ने हाल ही में अपनी पहली डिजिटल मनी ई रूपी के नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों हम आपको इसके बारे में डिटेल से एक अलग से वीडियो में बताएंगे कि ई रूपी क्या होती है और जो ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें अभी केवल ई रूपी के बारे में, तो दोस्तों हाल ही में अभी आरबीआई ने 9 बैंकों को इसके लिए मंजूरी दी है। कितनी बैंक्स हैं? 9 बैंकों को इसके लिए मंजूरी दी है और केवल होलसेल जो सेक्टर है, कौन सा? होलसेल सेक्टर है, फिलहाल के लिए केवल उसी के लिए ये ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में नील पवन बरुआ का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों हाल ही में असम के जो एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार थे, मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली ये कहूँ तो आर्टिस्ट थे, नील पवन बरुआ, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें नील पवन बरुआ जी की, तो ये बहुत ही अच्छे कवि थे और साथ ही साथ में बहुत ही अच्छे ये पेंटर थे और ये बहुत ही अच्छा क्राफ्ट का काम भी बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे।
तो मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत ही फेमस थे असम में। और इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत ही प्रख्यात कवि, ना केवल असम के, ऐसा कहूं तो भारत के प्रख्यात कवि रह चुके हैं। उनका नाम है बिनंदा चंद्र बरुआ, जिन्हें असम के लोग ध्वनि कवि के नाम से जानते हैं। अगर ये है उनकी इमेज बरुआ जी की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की जो मेजबानी है वो करेगा भारत का केरल। दोस्तों ये जो ट्रैक एशिया कप है ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइकिलिंग से रिलेटेड है, और साइकिलिंग का बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। दोस्तों इस टूर्नामेंट में एशिया के 25 प्लस देशों के 200 खिलाड़ी, लगभग 200 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। और जो भी ओलंपिक क्वालिफाई करना चाहता है उसके लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रैक एशिया कप, तो अभी तक ये भारत में हमेशा दिल्ली में ही हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये भारत में दिल्ली के बाहर हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? केरल में हो रहा है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक महोत्सव की शुरुआत हुई है जिसका नाम है जनजातीय नृत्य महोत्सव। क्यों हुई है? क्योंकि 1 नवंबर को जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि कर्नाटक का राज्योत्सव था, उसी प्रकार 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का भी राज्योत्सव मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो इसकी राजधानी है रायपुर, वहां पे जनजातीय नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है। देश विदेश के जो जनजाति कलाकार है वो रायपुर में आएंगे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कुछ इस प्रकार से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फीफा 2022 का भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी फीफा के बारे में, कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो उसका आयोजन कतर में किया जा रहा है और 22वां संस्करण है, और 20 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो भारत के लिए जो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह जैसे आप भली भांति जानते हैं, बॉलीवुड के अलाउद्दीन खिलजी, वो अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के भारत के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि फीफा जो है वो करंट का बहुत ही हॉट इश्यू रहने वाला है आने वाले 1 महीने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा में एक पहाड़ी पर स्थित है मानगढ़ धाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए जीके के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अभी जो पीएम मोदी जी है हमारे, वो यहाँ पे पहुंचे थे मानगढ़ धाम। और जो राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, वो काफी समय से इस बात के लिए उन पे दबाव डाल रहे थे कि मानगढ़ धाम को एक राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिलनी चाहिए और उसके लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। तो पीएम मोदी जी ने एक हरी झंडी इनको दे दी है। क्या दे दी है? हरी झंडी इस चीज को दे दी है। क्या दी है? कि मानगढ़ धाम जो है अब क्या होगा? राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मानगढ़ धाम। क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये घटना है 17 नवंबर 1913 की। दोस्तों तारीख जरूर याद रखना, 17 नवंबर 1913 की। भीलों के एक प्रमुख गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु गोविंद गिरी। क्या नाम था? गुरु गोविंद गिरी जी। उनका था बर्थडे। उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे बहुत सारे भील जो है वो एकत्रित हुए थे। कहाँ पे हुए थे? इस मानगढ़ पहाड़ी पर। दोस्तों जहां पे वो एकत्रित हुए थे वहां पे ब्रिटिश सेना ने ठीक उसी प्रकार से गोलीबारी कर दी थी जैसा कि उन्होंने की जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इस गोलीबारी में 1500 भील मारे गए थे, और इसीलिए ये जो स्थल है उस दिन से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हो गया है। और आखिरकार पीएम मोदी जी ने हमारे इस मानगढ़ धाम को मंजूरी दे दी है राष्ट्रीय स्मारक के लिए। तो चलिए देखते हैं मानगढ़ धाम कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये है हमारा मानगढ़ धाम। और मोदी जी ये आपको हाथ जोड़ रहे हैं और हम सब राजस्थानी इनको हाथ जोड़ रहे हैं इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क खोला जाएगा और साथ ही साथ में एक फिश म्यूजियम भी खोला जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि
अरुणाचल प्रदेश में ये कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों सुवर्ण सिटी का एक जिला है जीरो, कौन सा? जीरो नामक एक जगह है, वहां पे इसकी स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ इसी एक्वा पार्क में मछुआरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का भी ये जो एक्वा पार्क है ये काम करेगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो जरूर याद रख लेना। सबसे पहला कि यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला नाम है नामदफा और दूसरा नाम है मॉलिंग। दोस्तों ये दोनों याद रखना, इंडियन जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला नाम है टाल और दूसरा नाम है ईगल नेस्ट। दोस्तों दोनों नाम याद रखना, ईगल नेस्ट और टाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्विटर का नया अस्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ट्विटर के सुल्तान एलन मस्क ने श्री रामकृष्णन को ट्विटर का जो नया अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों जो एलन मस्क है, जब से इन्होंने ट्विटर खरीदा है, ट्विटर में उथल पुथल मचा के रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था। दोस्तों ये है ट्विटर के सुल्तान एलन मस्क और ये है हमारे भारतीय मूल के जो चेन्नई के निवासी हैं श्री रामकृष्णन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों जो एलन मस्क है, इन्होंने पराग अग्रवाल को निष्कासित कर दिया था और अभी इन्होंने श्री रामकृष्ण को वापस हायर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किसे राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जब राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया जा रहा है और इस पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को। दोस्तों ये जो रमेश अरोड़ा जी है, इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो मैं आपको बता देता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, यानी कि बहुत ही अच्छी किताबें इन्होंने लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये जो रमेश अरोड़ा जी है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के निवासी हैं और राजस्थान की एक जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, कौन सी? राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और डीन रह चुके हैं। सबसे खास बात कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहला इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब ये दिया गया, और सेकंड ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं, कौन? जगदीप जी धनखड़, इनके द्वारा ये पुरस्कार रमेश अरोड़ा जी को प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों वही बात है, ट्विटर का जो सुल्तान है उसकी एक और कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन हैवी, क्या नाम है? फॉल्कन हैवी, इसे लॉन्च किया है। हालांकि इसने ये बना तो 3 साल पहले ही लिया था, लेकिन लॉन्च इसे 3 साल बाद किया है। दोस्तों इस बार जो ये रॉकेट लॉन्च किया गया है, इस रॉकेट में अमेरिकी स्पेस फोर्स के जो सैटेलाइट्स थे उनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। कहां से भेजा गया है? तो ये भेजे गए हैं फ्लोरिडा के कैप कॉर्निवल जो अंतरिक्ष केंद्र है वहां से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनी पोलो एयरपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डोली पोनो एयरपोर्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अब से क्या हो जाएगा? डोनी पोलो एयरपोर्ट। दोस्तों इसका नाम डोनी पोलो रखा गया, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश की प्राचीन मान्यताओं, कथाओं, परंपराओं के अनुसार डोनी का कुछ मतलब होता है। और डोनी का मतलब होता क्या है? डोनी का मतलब होता है सूर्य, और जो पोलो लिखा हुआ है इस पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। दोस्तों इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही चर्चा में है क्योंकि ये जो सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है और इस बार ये किया जा रहा है यूएई में। दोस्तों यूएई के शारजाह में 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है शारजाह बुक अथॉरिटी के द्वारा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा 2 से 13 नवंबर तक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है स्प्रेड द वर्ड। क्या है इसकी थीम? स्प्रेड द वर्ड। थीम जरूर याद रखना,
पेपर में पूछ सकते हैं। भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो दोस्तों भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसका जो प्रकाशन विभाग है वो इस मेले में इस बार पार्टिसिपेट करने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में एडवर्ड कैनेडी जो कि पूर्व अमेरिकी सीनेटर थे, उन्हें मरणोपरांत बांग्लादेश की शेख हसीना जी द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ऐसा क्या प्यार उमड़ा बांग्लादेश को कि इन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब मार्च 1971 से लेके दिसंबर 1971 जब बांग्लादेश मुक्ति का संघर्ष चल रहा था, तब इस अमेरिकी सीनेटर ने अमेरिका को पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक मदद करने से रोका था और इसीलिए बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से एडवर्ड कैनेडी को सम्मानित किया है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो कैनेडी के लाल है उसको बांग्लादेश की ये लाली पुरस्कार दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईलाबेन भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ही मैं आपको इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अगर आप समाज कल्याण का कार्य करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं या आपकी भविष्य में इच्छा है तो दोस्तों ये आपके लिए एक आइडियल हो सकती है। दोस्तों अहमदाबाद की मूल निवासी, पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देता हूं, ये है ईलाबेन भट्ट। तो दोस्तों अहमदाबाद की मूल निवासी थी और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और इन्हीं कार्यों की वजह से मैं आपको अभी इनकी उपलब्धियां बताने जा रहा हूं। तो आप गौर जरूर करिएगा कि कोई किसी काम को कितना डूब कर सकता है और अगर वो कोई काम इतना डूब कर करे तो इसके लिए उन्हें क्या क्या अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ईलाबेन भट्ट के जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है उनके बारे में। तो सबसे पहला मैं आपको सन लिखता हूं, साथ में बोलता जाऊंगा। 1977 इन्हें मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, आप सभी को पता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 1984 में, तो 1984 में इन्हें निवानो शांति पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? निवानो शांति पुरस्कार। उसके बाद में इन्हें 1985 में, दोस्तों आप गौर करते जाइए कि कितना बेहतरीन कार्य किया और इसीलिए इन्हें ये उपलब्धियां मिली। तो 1985 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। 1986 में फिर से भारत सरकार की तरफ से इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया और इस बार यह पुरस्कार था पद्म भूषण पुरस्कार। दोस्तों याद रखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा 2011 में इन्हें दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसके अलावा 2016 से लेके 19 अक्टूबर, ये जो अभी गई है 2022 तक, ये साबरमती आश्रम है उनकी चेयरपर्सन रही। 19 अक्टूबर को इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उसी वजह से इन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया था और आज यानी कि 2 नवंबर को इनकी 89 की एज में डेथ हो गई है। दोस्तों भारत ने समाज कल्याण का जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत ही बड़ा जो अपना आइडल है वो खो चुका है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक सेवा संघ की स्थापना की थी। सेवा का पूरा नाम है स्वरोजगार महिला संघ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला ये सबसे बड़ा संघ है गुजरात का और भारत के भी अग्रणी संस्थानों में है। दोस्तों मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि इनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों 1 नवंबर स्पेशल, इसमें आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं जो कि 1 नवंबर से संबंधित हैं। सबसे पहला कि 1 नवंबर को 7 राज्यों की स्थापना की गई थी। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही आता है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 1 नवंबर की खास बात क्या है? तो दोस्तों तमिलनाडु भी पहले अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाता था, लेकिन 2021 में जो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन द्वारा एक घोषणा की गई, उसके बाद में जो तमिलनाडु गठन दिवस है वो अब 18 जुलाई को मनाया जाने लगा। इसके अलावा 1 नवंबर को जो इंपॉर्टेंट डेज है वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है और संत दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको आज
आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी तक भी जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा प्ले स्टोर पर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें जरूर फॉलो कीजिए, खासकर टेलीग्राम पे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो की आपको जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। For more updates, stay connected with PrepZap and don't forget to subscribe our channel. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।